हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो बच्चे ये हमारा सिविक्स का चैप्टर है। जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो वर अफ्रीकन अमेरिकन्स। ये अफ्रीकन अमेरिकन्स कौन थे तो मैं आपको बताता हूँ। गाइस ये ना डिसेंडेंट्स ऑफ अफ्रीकन थे, मतलब अफ्रीका के वंशज थे जिन लोगों को अमेरिका लेके गए थे। अब अफ्रीका से जिन्हें अमेरिका लेके गए थे 17वीं से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच में। ठीक है बच्चे, गौर से सुनना। ये अफ्रीका के वंशज थे जिन लोगों को अफ्रीका से अमेरिका लेके जाया गया था 17वीं से लेके 19 सेंचुरी में, वो भी गुलाम बनाकर। इन्हें कहते हैं बच्चे, आपका यहां पर बोल रखा ना, इन्हें कहते हैं अफ्रीकन अमेरिकन्स। क्लियर है पक्का? वंशज थे जिन्हें लेकर गए थे अफ्रीका से अमेरिका 17वीं से लेकर 19 सेंचुरी के बीच में, वो भी गुलाम बनाकर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू नो अबाउट द ब्लैक पावर मूवमेंट? आप ब्लैक पावर मूवमेंट, इस आंदोलन के बारे में क्या जानते हैं? तो बच्चे मैं आपको बताता हूं। ब्लैक पावर जो आंदोलन था वो सन 1966 में उभर कर आया था और ये सन 1975 तक चला ये आंदोलन। और इस आंदोलन के बारे में बताऊं, ये एक एंटी रेसिस्ट मूवमेंट था। मतलब कि एक ऐसा आंदोलन था जो समाज से रेसिज्म को हटाना चाहते थे। रेसिज्म मतलब कि रंग रूप को लेकर जो भेदभाव होता है ना, कलर को लेकर, उस भेदभाव को हम रेसिज्म कहते हैं। और ये इसको हटाने के लिए बना था, इसलिए एंटी रेसिस्ट मूवमेंट। एंटी रेसिस्ट मतलब रेसिज्म को खत्म करने वाला आंदोलन। और ये इस हद तक इस रेसिज्म को खत्म करना चाहते थे कि रेसिज्म को खत्म करने के लिए अगर इन्हें लड़ाई झगड़ा भी करना पड़े ना, यूएस से ये रेसिज्म हटाना चाहते थे। और इस चीज को करने के लिए अगर इन्हें लड़ाई झगड़ा भी करना पड़े तो ये तैयार थे। ठीक है, इसके बारे में याद रखना। ब्लैक पावर हमारा जो मूवमेंट है चालू हुआ था 1966 में और 1975 तक चला था। और ये लोग क्या करना चाहते थे, जितने भी ब्लैक पीपल थे ना, वो यूएस से रेसिज्म को खत्म करना चाहते थे और उसके लिए किसी भी हद तक जाने को ये तैयार थे। क्वेश्चन नंबर 3, वो लेड द सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूएसए? अमेरिका के अंदर जो सिविल राइट मूवमेंट था उसका नेतृत्व, उस आंदोलन को चलाया किसने? तो बच्चे अमेरिका के अंदर एक आंदोलन चला था, सिविल राइट मूवमेंट। ठीक है बच्चे, इस आंदोलन को अमेरिका के अंदर चलाया था, इसका लेड मतलब इसका नेतृत्व किया था मार्टिन ल्यूथर किंग ने। आप देख सकते हो इस तस्वीर में, और यही है ये व्यक्ति। देखो ये दिख रहा होगा आपको, ये व्यक्ति है मार्टिन ल्यूथर किंग। इन्होंने चलाया था अमेरिका के अंदर सिविल राइट मूवमेंट और ये उसको नेतृत्व कर रहे थे मार्टिन ल्यूथर किंग। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द एम ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूएसए? बच्चे यहां पर सवाल कह रहा है अमेरिका के अंदर सिविल राइट मूवमेंट को चलाया गया था, उसका मकसद क्या था? तो बच्चे अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट चला था जिसे मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर ने चलाया था। ठीक है बच्चे, आपने देखा होगा, आपको इसके बारे में पढ़ाया भी था। अब इस आंदोलन को चलाने का मकसद क्या था बच्चे? इस आंदोलन को चलाने का मकसद था, अमेरिका में ना अमेरिकन और अफ्रीकन के बीच में ना भेदभाव होता था, गोरे और कालों का, रंग को लेकर भेदभाव, मतलब रेसिज्म था। इस चीज को खत्म करना मकसद था इस आंदोलन का। अगेन आई एम रिपीटिंग, सिविल राइट मूवमेंट जो अमेरिका में चलाया गया उसका मेन मकसद था रेसिज्म को खत्म करना, मतलब ये जो रंग और रूप को लेकर भेदभाव हो रहा है इसे खत्म करना। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेथड डिड द सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूएसए अडॉप्ट? माने कि यूएसए के अंदर जो सिविल राइट आंदोलन चल रहा था उसमें कौन से पैतरे अपनाए गए? तो बच्चे मैं आपको बताऊं, अमेरिका के अंदर सिविल राइट मूवमेंट चला। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान जो हमारे तरीके थे जिसे अडॉप्ट किया गया वो नॉन वायलेंस थे, मतलब लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं किया था। नॉन वायलेंस तरीके अपनाए गए थे ताकि डिस्क्रिमिनेटिव लॉ और प्रैक्टिस को रोका जा सके। डिस्क्रिमिनेटिव लॉ का मतलब आपके ऐसे कानून जो भेदभाव पैदा करते हैं समाज में, जो कानून बना रखे थे ना अमेरिका के अंदर जो भेदभाव करते थे। और प्रैक्टिसेस मतलब उनका फॉलो करना, मतलब कुछ ऐसे नियम है ना, कानून और नियमों को हटाया जा रहा था। और इन्हें हटाने के लिए ये जो थे वो नॉन वायलेंस तरीका अपनाते थे, मतलब बिना लड़ाई झगड़े के इस तरीके से क्या करना है, चीज़ों को ख़त्म करना है। डिस्क्रिमिनेटिव लॉ को हटाना है समाज में, ऐसे कानून को, ऐसे नियम को जो समाज को रंग रूप के आधार पर बांट रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वो वर टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस? टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस कौन थे? तो बच्चे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको तस्वीर में दिख रहा होगा, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये हैं आपके टॉमी स्मिथ और ये हैं आपके जॉन कार्लोस। ये कौन थे मैं आपको इसके बारे में और क्लियर बताता हूँ। बच्चे मैक्सिको में ना ओलंपिक्स हुए थे, ये जो आपको साइन दिख रहा है ना ऐसे गोल गोल से सर्कल, ये ओलंपिक्स का साइन है। तो मैक्सिको के अंदर ओलंपिक्स हुए थे 1968 में। ओलंपिक्स बहुत सारी गेम्स होती है, इसमें ना एक 200
मीटर की रेस हुई थी। अब 200 मीटर की रेस में जो पहला स्थान लेकर आए थे वो थे आपके ये स्मिथ थे, और जो तीसरा स्थान लेकर आए थे वो कार्लोस थे, है ना। तो ये थे स्मिथ और ये थे कार्लोस। तो जो पहला पोजीशन लेकर आए थे वो ये हैं, और जो दूसरा पोजीशन लेकर आए थे वो तीसरा पोजीशन जॉन कार्लोस। 200 मीटर की रेस थी, जो पहला पोजीशन लेकर आए थे इनको मिला था आपका गोल्ड मेडल, और वहीं अगर मैं बात करूं जो तीसरा स्थान है इनको मिला था ब्रॉन्ज मेडल। तो ये दोनों के दोनों इनका नाम था टॉमी स्मिथ। हाँ बच्चे, जो पहली पोजीशन पे आए ना इनका नाम है टॉमी स्मिथ, ये आए हैं फर्स्ट पोजीशन, और ये जो तीसरी पोजीशन पे आए इनका नाम है जॉन कार्लोस, ये आए हैं थर्ड पोजीशन। इन्हें मिला था गोल्ड मेडल और इन्हें मिला था आपका ब्रॉन्ज मेडल। तो 1968 में ओलंपिक्स हुए थे मेक्सिको के अंदर, तो उस ओलंपिक्स के अंदर ये लोग हमारा गोल्ड और हमारा ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। पहले स्थान वाले को गोल्ड मिला था और तीसरे स्थान वाले को मिला था ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन है ये दोनों, एक बार इनका चेहरा भी देख लीजिए। और इनके बारे में एक और चीज बताऊं, ये अफ्रीकन अमेरिकन थे। अफ्रीकन अमेरिकन माने कि इनके वंशजों को अफ्रीका से अमेरिका ले जाया गया था 17वीं से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच में, ये वो लोग हैं। ठीक है, अमेरिका में रहते हैं, ओलंपिक्स में देखो जीते थे ये लोग। Question number 7. Who was Peter Norman? How did he support Tommy Smith and John Carlos in their protest against racial discrimination? दो सवाल है बच्चे। पहला, पीटर नॉर्मन कौन थे और इन्होंने किस तरीके से टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस को उनके प्रोटेस्ट में, उनके धरने में, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर धरना दे रहे थे ना, इसमें मदद करवाई। तो बच्चे मैं आपको बताता हूँ, फिर से ले आता हूँ। देखो ये रहा, ये आपको पता होगा यूएसए में 1968 में ओलंपिक्स हुए थे, उसकी ना जब वो प्राइज बांटे जाते थे तो उस वक्त की फोटो है। गौर से तस्वीर में देखिए, यहाँ पर पहला स्थान 200 मीटर की रेस थी ये। ठीक है, 200 मीटर की रेस थी जिसमें कि टॉमी स्मिथ आए थे पहले पोजीशन में, पीटर नॉर्मन आए थे दूसरे में, और तीसरे पे आए थे जॉन कार्लोस। बच्चे अगर मैं बात करूं पीटर नॉर्मन की, हम पहले बताते हैं पीटर नॉर्मन कौन थे। बच्चे तस्वीर में आप देख सकते हो, ये रहे पीटर नॉर्मन। बच्चे ये ऑस्ट्रेलियन के एक एथलीट थे जो कि वाइट है, देखो गोरे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता चल गया हमारे पीटर नॉर्मन हमारे वाइट हैं, ऑस्ट्रेलियन एथलीट हैं, ऑस्ट्रेलिया के एथलीट हैं, और इन्होंने कैसे इन दोनों को सपोर्ट किया था इनके प्रोटेस्ट में। तो यहां पर अगर आप गौर से देख पाए ना देख पाए, तो सेरेमनी के दौरान पे जब इन्हें प्राइज बांटे जा रहे थे ना बच्चे ओलंपिक्स में, तो इन्होंने ना एक बैच पहना हुआ था। देखो मैं गोल मार्क कर रहा हूं, बैच दिखाऊंगा। इन्होंने एक बैच पहना था, ये ह्यूमन राइट का बैच था, और सेरेमनी के दौरान पे इन्होंने इस बैच को अपने ड्रेस पे लगा रखा था, जिससे ये इन दोनों को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि इस बैच का ये ह्यूमन राइट का बैच है, मतलब सब पे बराबरी का अधिकार होना चाहिए। इस बैच को पहनकर पीटर नॉर्मन ने टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन हैं, इन लोगों को सपोर्ट किया था। ठीक है, इनके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रोटेस्ट के लिए। देखो ये होता है ह्यूमन राइट बैच, देखो ध्यान से, अगर आप गौर से देख पाओ तो इन्होंने भी इसी तरीके का कुछ पहना है। तस्वीर में शायद से क्लियर ना दिख पाए, लेकिन इस तरीके से पीटर नॉर्मन ने क्या करा, बैच पहना हुआ था। तो हमें पता चल गया पीटर नॉर्मन कौन थे, ये ऑस्ट्रेलियन के एथलीट थे। इन्होंने कैसे टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस को सपोर्ट किया, इन्होंने सेरेमनी के दौरान, मतलब जब प्राइज दिए जा रहे थे उस वक्त पे इन्होंने एक ह्यूमन राइट का बैच पहना था, और इस बैच को पहन कर इन्होंने, पीटर नॉर्मन ने इन दोनों को, अफ्रीकन अमेरिकन को हेल्प करवाई, इन दोनों अफ्रीकन अमेरिकन को सपोर्ट किया कि आप पे भी बराबरी का अधिकार होगा। Question number 8. Why do you think Peter Norman, who was neither black nor American, joined the gesture of protest? जैसा कि सवाल कह रहा है कि पीटर नॉर्मन, जो कि ना एक गोरे थे, ना ही अमेरिकन थे, ना ही ब्लैक थे, अफ्रीकन थे, फिर भी इन्होंने प्रोटेस्ट को, मतलब ये जो आंदोलन था, ये जो धरना था, ये अफ्रीकन लोगों का कि भैया अमेरिका के अंदर से रेसिज्म को ख़त्म करो, इसमें इन्होंने भाग क्यों लिया, इन्होंने क्यों मदद करी, है ना। तो देखते हैं बच्चे क्या कारण था। आपको याद होगा अमेरिका का 1968 का ओलंपिक्स, जिसमें हमारे पीटर नॉर्मन सेकंड पोजीशन लेकर आए थे, इनको सिल्वर मेडल मिला था। अब यार ये तो ना अमेरिकन थे ना ये अफ्रीकन थे, इन दोनों में से कोई नहीं थे, फिर भी इन्होंने क्यों करा, इन्होंने क्यों आपका इस प्रोटेस्ट में थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया, मैं आपको बताता हूं बच्चे क्यों। क्योंकि ये भी चाहते थे रेसिज्म खत्म हो। रेसिज्म जो होता है ना, रंग रूप को लेकर भेदभाव, ये चाहते थे पीटर नॉर्मन खत्म हो जाए, और ये खिलाफ थे कि अमेरिका गवर्नमेंट की वो पॉलिसी, अमेरिका की जो सरकार थी ना, उसकी वो पॉलिसी जिसमें ये काले और गोरों को बांटते थे। देखो ये रहे आपके ब्लैक पीपल और ये रहे आपके व्हाइट पीपल। तो अमेरिका के
अंदर ना जो गवर्नमेंट थी उसने ऐसे कानून बना रखे थे जिसमें इन दोनों को बांट रखा था, ब्लैक पीपल अलग और वाइट पीपल अलग। तो ना ये पीटर नॉर्मन इन पॉलिसीज के बिल्कुल खिलाफ थे। इनके हिसाब से सरकार को ऐसी कोई पॉलिसी बनानी ही नहीं चाहिए, इसलिए पीटर नॉर्मन ने सपोर्ट किया प्रोटेस्ट को, क्योंकि पीटर नॉर्मन भी चाहते थे अमेरिका के अंदर से ऐसे कानून, ऐसी पॉलिसीज हट जाए जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करती है, रंग के आधार पर लोगों को बांटती है। Question number 9. What punishment did the International Olympic Association give to Peter Norman for supporting the two Afro-American athletes in their protest against racism? बच्चे ये था कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने पीटर नॉर्मन को क्या पनिशमेंट दी थी, क्योंकि पीटर नॉर्मन ने दोनों एथलीट को प्रोटेस्ट में सपोर्ट किया था, है ना। तो ओलंपिक्स में सपोर्ट करने की वजह से ना पीटर नॉर्मन को कुछ पनिशमेंट मिली। वो क्या थी मैं आपको बताता हूँ। ये है आपके पीटर नॉर्मन, जो ऑस्ट्रेलियन के एक एथलीट थे जो दूसरा स्थान लेकर आए थे 1968 के ओलंपिक्स में, आपको पता होगा। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने सपोर्ट किया था इन दोनों को ओलंपिक्स में, है ना, याद होगा आपको। इन दोनों को सपोर्ट कर दिया, अफ्रो अमेरिकन है ना, इन दोनों को सपोर्ट किया था पीटर नॉर्मन ने। अब पीटर नॉर्मन ने ऐसा किया तो जो ओलंपिक्स इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन था ना, उसने इन्हें सजा क्या दी। सबसे पहले तो इनको टीम से मतलब अगली बार जो ओलंपिक्स हुए ना, तो उसमें इन ऑस्ट्रेलियन की टीम से इन्हें निकाल दिया गया। आप इस न्यूज़ को देख सकते हो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, पीटर में हैव लॉस्ट टीम प्लेस। पीटर ने अपनी टीम से अपने स्थान को खो दिया, अगले ओलंपिक्स में इन्हें खेलने का मौका नहीं दिया गया। ये इनकी पनिशमेंट थी। क्वेश्चन नंबर 10. वाई डू सोशल डिफरेंसेस अराइज? समाज में जो लोगों के बीच में अंतर आता है ना, वो कैसे अराइज होता है, तो क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ। बच्चे, जो सोशल डिफरेंस है, मतलब समाज में लोगों के बीच में जो अंतर आता है ना, इसका कारण क्या क्या है बताता हूँ। पहला है रिलीजन, धर्म की वजह से अलग अलग धर्म तो लोग बट गए। आपका लैंग्वेज की वजह से भाषा, कोई नमस्ते, कोई हेलो, कोई हालो, कोई आपका सलूट, कोई बोंजू, है ना, तो सियाओ, कोई अलग अलग तरह की भाषा की वजह से भी हमारा क्या होता है, लोगों में अंतर आता है। इसके अलावा जातियाँ, भाई जाति के आधार पर लोग बटे हुए हैं, इसमें भी अंतर आता है। और आप कहाँ पर बर्थ करते हो, जन्म किस परिवार में ले रहे हो। भाई आप अगर आपने हिंदू परिवार में जन्म लिया तो आप हिंदू कैटेगरी में चले गए, आपने मुस्लिम परिवार में जन्म लिया तो आप मुस्लिम कैटेगरी में चले गए। तो ये सारे के सारे फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे समाज के अंदर ना बच्चे अंतर आया था, सोशल डिफरेंस आया। क्वेश्चन नंबर 11. Rich and poor persons from the same family often do not keep close relations with each other. Why? बच्चे, एक ही परिवार में अगर कोई अमीर और कोई गरीब व्यक्ति है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता नहीं रखते। इसका रीज़न बताता हूँ क्यों। बच्चे देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक ही परिवार के लोग हैं, ये आपके गरीब हैं और ये आपके अमीर हैं, ये एक ही फैमिली से बिलोंगिंग। अब ये अमीर लोग और ये गरीब, ये आपस में एक दूसरे से रिलेशन क्यों नहीं रखते बच्चे? क्योंकि इनकी मेंटालिटी बदल जाती है। ये सोचते हैं परिवार के व्यक्ति कि हम अमीर हैं तो हम इनसे सेपरेट रहें, और ये परिवार वाले सोचते हैं कि हम गरीब रहें, ये हम इनसे अलग ही रहें तो सही है, हम इनके बराबर के नहीं हैं। तो बच्चे, एक ही परिवार से बिलोंग होने के बावजूद भी ये एकदम अलग क्यों है? क्योंकि इनके दिमाग की सोच बदल जाती है अमीरी और गरीबी को लेकर। ये लोग ये नहीं सोचते कि हम एक परिवार के हैं, इनके दिमाग में ये चलता है कि हम अमीर हैं और हम गरीब हैं। इस तरीके से मेंटालिटी है जो लोगों को एक परिवार होने के बावजूद भी बांट देती है। क्वेश्चन नंबर 12. व्हेन डज सोशल डिवीजन टेक प्लेस? समाज का बंटवारा कब होता है? बच्चे, समाज का बंटवारा ना एक ही कारण की वजह से होता है, जब हमारे समाज में रहने वाले लोगों में डिफरेंस, माने कि सोशल डिफरेंस, समाज में रहने वाले लोगों के बीच में जब काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाता है, बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है, सोशल डिफरेंस ओवरलैप करता है, हद से ज़्यादा अंतर आने की वजह से समाज ना बढ़ जाता है। फिर आगे में कुछ लोग एक तरफ, कुछ लोग दूसरी तरफ। तो याद रखना, सोशल डिवीजन, समाज में जो बंटवारा होता है वो एक ही वजह से होता है, जब हमारे सोशल डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, समाज में रहने वाले लोगों में काफ़ी ज़्यादा अंतर आता है तो समाज बढ़ जाता है। मेंशन वन सिचुएशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट दैट क्रिएट सोशल डिवीजन। हमें भारत का उदाहरण लेकर बताना है कि किस तरीके से भारत में समाज बटा हुआ है। तो बच्चे, अगर मैं बात करूं भारत की, तो बच्चे भारत में हम बात करते हैं दलित की। ठीक है बच्चे, दलित ना भारत में जो है वो काफ़ी ज़्यादा गरीब है, और ऊपर से ये बेचारे लैंडलेस भी हैं, इन पे ज़मीनें भी नहीं है। इसी वजह से समाज में इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, और साथ ही साथ इनको इनजस्टिस होता है, इनके साथ अन्याय किया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि भारत में भी सोशल डिवीजन है। वट इज़ अ होमोजीनियस सोसाइटी? नेम टू कंट्रीज विच आर हाईली होमोजीनियस। सबसे पहले हमें बताना है होमोजीनियस समाज क्या होता है, इसके साथ साथ कौन से ऐसे दो देश हैं जहां पर होमोजीनियस सोसाइटी बहुत ज़्यादा है। तो बच्चे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आगे इस
होमोजीनियस सोसाइटी एक ऐसा समाज है जहां पर सब लोग बराबर होते हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई एथनिक डिफरेंस नहीं होता। एथनिक डिफरेंस का मतलब कोई भी अंतर, चाहे वो कल्चर को लेकर हो, धर्म को लेकर, मतलब कल्चर को लेकर हो, रंग रूप को, धर्म को लेकर, कुछ भी चीज को लेकर, भाषा को लेकर कोई बदलाव नहीं होता। बच्चे यहां सबके सब बराबर होते हैं, ऐसे समाज को हम कहते हैं होमोजीनियस सोसाइटी। देखो यहां पे लिखा हुआ है ना, होमोजीनियस सोसाइटी। ऐसे समाज को हम होमोजीनियस सोसाइटी कहते हैं जहां सब बराबर होते हैं। और वो दो देश जहां पर ऐसे समाज सबसे ज्यादा है वो है आपका स्वीडन, एक यहाँ स्वीडन और एक है आपका जर्मनी। ये दोनों कंट्री ऐसी है कि यहां इस देश के अंदर होमोजीनियस सोसाइटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है।